नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। ट्रंप के साथ रिश्ते लगातार और बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप से कहा गया कि अब तुमने 50% का टैरिफ तो लगा दिया, क्या अब भारत के साथ डील करोगे? तो ट्रंप ने सीधे कह दिया कि बातचीत अब नहीं होगी, बातचीत मुद्दों के सुलझने के बाद ही होगी। हालांकि भारत लगातार दावे कर रहा है कि बातचीत हो रही है। एग्रीकल्चर, डेयरी और कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत करने को तो तैयार है। खबर यह आ रही है कि दुबई में पुतिन के साथ उसकी बातचीत अगले हफ्ते हो सकती है, लेकिन भारत के साथ बातचीत में अभी फिलहाल वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। ऐसा लग रहा है कि वो टैरिफ से ज्यादा मोदी को बेइज्जत करने के फिराक में है। कितना अपमान कर सकता है मोदी का, इसकी कोशिश लगातार कर रहा है। मोदी जा रहे हैं चाइना और उनका यह स्टेप भी अमेरिका को कोई खास पसंद आने वाला नहीं है। अब देखते हैं चाइना के साथ कितना रिश्ता मोदी जी का बन पाता है, कितना नहीं बन पाता है। एक मजेदार बात हुई है कल इजराइल में। भारत के राजदूत तो गए ही थे नेतन्याहू से मिलने के लिए। भारत के कुछ पत्रकार, जिनमें सिद्धांत सिबल, आदित्य राज कौल और दूसरे लोग हैं, ये लोग भी गए थे नेतन्याहू से मिलने के लिए। बहुत झुक के अदब से मिले। एक साहब तो नेतन्याहू की जीवनी हाथ में लिए हुए थे, बीबी की जीवनी अपने हाथ में लिए हुए थे। जाहिर है ये पूरा का पूरा फोटो आप इजराइल ने दुनिया को यह दिखाने के लिए किया था कि बाकी दुनिया भले हमारे खिलाफ है, हिंदुस्तान हमारे साथ है। हालांकि शायद इजराइल को पता नहीं है कि जिन पत्रकारों को उसने बुलाया था उनमें से किसी को ना भारत में ज्यादा जाना जाता है, ना भारत में कोई ज्यादा इज्जत है। उनके जाने की खबर भी कहीं कोई खास तरीके से दिखाई या सुनाई नहीं देगी। लेकिन खैर, बुलाया गया था तो पत्रकार लोग गए थे। मोदी जी की गोदी मिले तो वहां बैठ जाओ, नहीं तो नेतन्याहू की गोदी मिले तो वहां बैठ जाओ। भले सारी दुनिया गजा पर सवाल कर रही हो, भले सारी दुनिया जेनोसाइड की बात कर रही हो, भारत की नाक कटवाने के लिए भारत के गोदी मीडिया कहीं भी पहुंचने को तैयार है। ये तो अच्छा है उन्होंने गोदी मीडिया के एंकर्स को नहीं बुलाया, वरना वो तो नेतन्याहू जिंदाबाद करते हुए सीधे पहुंच जाते। इस मीटिंग में नेतन्याहू ने एक मजेदार बात कही। उसने कहा कि ट्रंप और मोदी दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं मोदी को ट्रिक बताऊंगा कि ट्रंप से कैसे बात की जा सकती है। जब वो ये डायलॉग दे रहा था उसी समय इजराइल के अखबार खबर ये छाप रहे थे कि गजा के स्टार्वेशन यानी भूखमरी पर जब ट्रंप से उसकी बात हो रही थी और उसने कहा कि गजा में कोई भूखमरी नहीं है, तो ट्रंप ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा है। येलिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी बहुत बुरी तरह से चिल्लाया है। तो खुद तो वो ट्रंप की डांट सुन रहा है। खुद ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया हुआ है इजराइल के सामानों पर, और वो बात कर रहा है मोदी को ट्रिक देने की कि मोदी किस तरह से ट्रंप से बात करें। अरे भाई, तुम्हारे पास तो मोसाद के एजेंट्स हैं, अमेरिका के नेताओं की फाइलें हैं, एप्स्टीन की फाइलें हैं, इसलिए तुम ब्लैकमेल कर लेते हो अमेरिका को। हमारे बेचारे मोदी जी किस तरह से ब्लैकमेल करेंगे? और अगर दुनिया में सिर्फ नेतन्याहू बचा है उनका सपोर्ट करने को, तो वाकई उनको सोचना चाहिए कि अपनी डिप्लोमेसी का क्या बुरा हाल उन्होंने कर दिया है। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के साथ इतनी जल्दी मुद्दा सुलझेगा। जब तक मोदी जी झुकेंगे नहीं, तब तक ट्रंप मानने वाला नहीं है। तो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा देश के अंदर भी राहुल गांधी के खुलासे और इससे जुड़ी कई सारी और खबरें हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद व्यापार वार्ता से इनकार किया। ट्रंप ने कहा मुद्दे सुलझने तक बातचीत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा ईडी किसी धूर्त की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में रहना होगा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से बढ़ाई गई आसाराम बापू की जमानत की अर्जी, हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कहा कि 2 एपिक नंबर जारी किया गया तो गलती किसकी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने अमेरिकी कोर्ट जाने का फैसला किया। परिवार ने बोइंग के खिलाफ मुकदमा दायर करने की तैयारी की। बाकी बिहारी मामले को देखेंगे हाई कोर्ट के पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अध्यादेश पर अंतरिम रोक। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। चुनाव आयोग क्यों बोला राहुल के दावे सही तो साइन करें।
चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि अगर वो सच में ये मानते हैं कि चुनाव में वोटों की चोरी हुई है तो उन्हें एक हलफनामे पर दस्तखत करने के बाद ये बात लिखित में देनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात तब सामने आई जब राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और चुनाव में वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों से ये साबित होता है। वहीं इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोप की जांच करनी चाहिए, न कि राहुल गांधी से हलफनामा मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सबूत दिखा दिए हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। प्रियंका ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष पर जांच कराती है तो चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रहा। वहीं कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से कहा है कि वो अपनी शिकायत लिखित में दे ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। ईडी को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि वो ठग की तरह काम नहीं कर सकते, उसे कानून की सीमा में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने ये टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ईडी की छवि को लेकर भी चिंता है। जस्टिस भुइया ने कहा कि पिछले 5 साल में ईडी ने करीब 5000 मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें सजा की दर 10% से भी कम है। उन्होंने कहा कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। जब लोग 5-6 साल जेल में रहने के बाद बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा। इस पर ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि प्रभावशाली आरोपी जानबूझकर जांच में देरी करते हैं। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी केस में ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने और तलाशी जब्ती की शक्तियों को बरकरार रखा था। इस मामले में पी चिदम्बरम और अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। हाईकोर्ट के जज को क्रिमिनल केस से हटाने का फैसला क्यों वापस हुआ। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच चल रही एक तकरार अब खत्म हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज प्रशांत कुमार पर एक मामले को लेकर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जज को रिटायरमेंट तक कोई भी आपराधिक मामला ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ एक बैठक बुलाने की मांग की थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह टिप्पणी जज की गरिमा के खिलाफ है। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो टिप्पणी हटा दी जिसमें उसने जज प्रशांत कुमार की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया था। उन्हीं के कहने पर टिप्पणी हटाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका मकसद जज को शर्मिंदा करना नहीं था। यह टिप्पणी केवल न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थी। इस तरह दोनों अदालतों के बीच जो तनाव पैदा हो रहा था वो खत्म हो गया और अब आगे का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है। अब देखा जाएगा कि वो इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में उतरेगा विपक्ष। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फैसला किया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती देगा। हालांकि उनके पास चुनाव जीतने के लिए जरूरी संख्या नहीं है, फिर भी ये फैसला मुकाबले में बने रहने और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है। यह निर्णय राहुल गांधी द्वारा आयोजित एक डिनर मीटिंग में लिया गया जिसमें कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे, जैसा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, शिवसेना और एनसीपी में इस बैठक में चर्चा हुई कि उनका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। कुछ नेताओं ने यह सुझाव दिया कि उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जो संविधान और उसकी विचारधारा का सम्मान करता हो। उपराष्ट्रपति का पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य वोट नहीं देते। इंडिया गठबंधन ने हार जीत की परवाह किए बिना अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है ताकि वो अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रख सके और ये दिखा सके कि वो एक साथ है। असम में नागरिकता मामले को लेकर अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल। असम में नागरिकता तय करने के लिए अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 1.6 लाख लोगों की छोटी मोटी गलतियों के कारण विदेशी घोषित कर दिया गया और इन गलतियों में नामों की स्पेलिंग में अंतर और दस्तावेजों में मामूली गड़बड़ी शामिल है। इस रिपोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और गुवाहाटी हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मौखिक गवाहियों को भी
भी ठीक से नहीं माना गया। इस प्रक्रिया की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जा सकती है और ये रिपोर्ट 1200 से ज्यादा अदालती आदेशों और वकीलों व वादियों के इंटरव्यू पर आधारित है। इसमें कई ऐसे मामलों का जिक्र है जहां छोटी गलतियों की वजह से लोगों को नागरिकता से वंचित किया गया है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पिता का नाम मतदाता सूची में अलग अलग सालों तक खुर्शीद अली और खुर्शीद अली लिखा होने के कारण उसका दावा खारिज कर दिया गया। एक और मामले में एक व्यक्ति की याचिका इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाया कि 3 अलग अलग नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इस रिपोर्ट को बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, द क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने मिलकर तैयार किया है। इसका शीर्षक अननेमिंग सिटीजन्स है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 85,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।